जम्मू एंड कश्मीर में 2 फेज का इलेक्शन हो चुका है और सबसे अच्छी बात है हुए वो पीसफुल हुए, कहीं भी स्टोन पेल्टिंग का, पत्थर फेंकने का और इसके साथ साथ वायलेंस की कोई घटना नहीं हुई। और ये बहुत बड़ी बात है, जहां लगभग 3 दशक से लोग परेशान थे और उसका 3rd फेज 1 अक्टूबर को है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं बताया था कि कश्मीर की हिस्ट्री शुरू होती है, जिसका डिस्क्रिप्शन अगर पौराणिक रूप से देखें तो नीलमत पुराण में मिलता है। आगे 12th सेंचुरी के कलहन की राय तरंगिणी में, जो 12th सेंचुरी में जो बुक लिखी गई कलहन की राय तरंगिणी, उसमें डिटेल्स जानकारी मिलती है और एक अच्छा डिस्क्रिप्शन मिलता है और फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक भी माना जाता है। लेकिन सबसे अधिक इंटरेस्ट का चीज होता है कि जब जो हमारे प्रिंसली स्टेट थे उस समय जब राज्यों को मिलाया गया, 562-63 के आसपास इनकी संख्या थी और एक घटना जो 47-48 की है, ये बड़े ही जल्दी टर्न लेने वाली है। ये 47-48 में क्या हुआ था, उस समय क्योंकि सरदार पटेल थे जिनके जी में था कि देशी राज्यों को मिलाना है। उस समय के इंडिया में एक तो अंग्रेजों का बहुत बड़े एरिया पर आधिपत्य था जो कि डायरेक्ट उनके पकड़ में था, दूसरे वे क्षेत्र थे जो कि प्रिंसली स्टेट थे, एक तीसरा क्षेत्र भी था, 4-5 ऐसे थे, 5 जगह जो कि फ्रांस के तहत रूल हो रहे थे, जिसमें चंद्रनगर से लेकर के माहे वगैरह कई जगह था। बल्कि बाद में एक और आया गोवा, वो पुर्तगालियों के तहत था। अब इसमें मुख्य रूप से बात थी कि जो पाकिस्तान में 13 मिल गए सो मिलने वाले थे ही, और सबको विलय पत्र पर साइन करवाना और सबको शामिल करना। उस समय सारे ही काम लगभग 3 को छोड़ करके जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ये बड़े आराम से हो गए। जूनागढ़ में भी और हैदराबाद में समस्याएं आई, लेकिन चूंकि वहाँ हिंदू पॉपुलेशन था, लेकिन समस्या मुख्य रूप से कश्मीर में थी। कश्मीर का जनमानस जो था, आम आदमी, उसका 80% मुस्लिम पॉपुलेशन था और माइनॉरिटी में हिंदू थे। और वहाँ पर डोगरा वंश का शासन चला आ रहा था। डोगरा वंश जिनका अपना नेटिव एरिया जम्मू का था, गुलाब सिंह ने वहाँ शुरू किया था, बल्कि उससे पहले से ही चला रहा था। और गुलाब सिंह के टाइम में वो एम्पायर और बढ़ा और वो बढ़ करके उसमें घाटी का एरिया भी हुआ। आगे चल करके लेह लद्दाख से लेकर के हुंजा घाटी वगैरह सारे शामिल हो गए, वो सारे जगह शामिल हो गए। जब पार्टीशन हुआ तो जिन्ना कोई स्पष्ट लग रहा था कि जम्मू कश्मीर मुस्लिम बहुल जगह है, यह पाकिस्तान में आना चाहिए। पाकिस्तान के राजा हिंदू थे। प्रताप सिंह के भतीजे महाराजा हरि सिंह 1925 में वहाँ शासक हो गए। बड़े ही प्रोग्रेसिव दिमाग के थे और उन्होंने वहाँ के लोगों के लिए भलाई में भी कुछ काम किया, जो आप अभी देखते हैं कि 370 जो हटाया गया। और एक और बात आती है कि 35A, तो 35A लाने के पीछे, 35A लाने के पीछे उनका मकसद था कि चूंकि कश्मीर में बाहर के लोग आएंगे और ज़मीन खरीद लेंगे और जॉब ले लेंगे, तो खास करके डर था दो लोगों से कश्मीर को। एक तो पंजाब के लोगों से, क्योंकि यहाँ के लोग मेहनती हैं, खेती करने वाले हैं, ये लोग आएंगे सारी ज़मीन को खरीद लेंगे। दूसरा डर था बंगाल के लोगों से कि वो लोग आएंगे सारे नौकरी पर कब्जा कर लेंगे। तो 29 में ही उन्होंने कुछ स्थानीय व्यवस्था की थी, जो कि आज आप देख रहे हैं कि जो किया गया था 35A के तहत।
और 370 एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था जिसको कि 2019 में ख़त्म किया गया। और 47 की घटना पर थोड़ा सा मैं चाहता हूँ, क्योंकि जिन्ना की ऐसी दृष्टि थी ही, और उन्होंने वजीरिस्तान से कुछ कबायली और अपने सेना को भी उसी रूप में उन्होंने आज जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो बारामूला का एरिया है, जो उरी का एरिया है, उरी में वो लोग हजारों ट्रक से 10,000 की संख्या में वो सारे कबायली दाखिल हो गए और वहाँ उन लोग परेशानी क्रिएट करने लगे। बल्कि उन लोगों में कई रूप से वो लोग खराब गतिविधियों पर उतर गए। हमारे देश की संस्कृति है, जब मैं 95 में यूपीएससी एग्जाम दे रहा था तो बेगास्नीज की इंडिका पर एक क्वेश्चन था कि यहाँ पर किसान खेत में काम करते रहते हैं और दो राजाओं के बीच लड़ाई होते रहती है। इसका डिस्क्रिप्शन किसके द्वारा किया गया है? तो उस समय ग्रीक हिस्टोरियन एरियन ने किया है। तो ये देश इतना शांत था कि बगल में दो राजाओं का वार होते रहे, बगल में किसान काम करते रहता था। उस समय जब हमारा एंशिएंट दौर था। लेकिन आगे चल करके बल्कि वहां पर महिलाओं पर इन लोगों ने काफी जुर्म ढाया, बल्कि यहां तक कि जो भी वहां हॉस्पिटल थे, क्रिश्चियन मिशनरी वगैरह के हॉस्पिटल वगैरह चल रहे थे, स्कूल चल रहे थे, उन महिलाओं पर भी इन्होंने काफी जुर्म ढाया। ये उरी की घटना हुई और उरी में ही आगे जगह है, उसी का डिस्ट्रिक्ट है बारामूला। बारामूला में इन लोगों ने भयंकर हैवानियत का परिचय दिया, कत्लेआम भी हुआ। 1/3 पॉपुलेशन उस समय बारामूला का खत्म हो गया। जो हम पढ़ते हैं कि जो हमारे जो नदियां हैं, जो झेलम नदी है, तो श्रीनगर और झेलम के बीच में जो दूरी है लगभग 150 किलोमीटर की दूरी है। वहां पर एक पुल था, वहीं आने का था। जब बारामूला की घटना हुई, यह घटनाएं जब हो रही थी, सारी जानकारी हरि सिंह को मिल रही थी। उस समय जो भी सेना के चीफ थे, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह नाम था, जम्मू के थे, सांबा जिला के रहने वाले, जिनको कि फर्स्ट महावीर चक्र मिला हुआ है। आप लोग इसको भी आप लोग को याद रखना चाहिए कि जो सेना में जो पहला जो सम्मान होता है युद्ध के काल में, वो होता है परमवीर चक्र, दूसरा होता है महावीर चक्र और तीसरा होता है वीर चक्र। लेकिन सेना जब शांति में काम करती है, शांति काल के लिए जो होता है वो होता है अशोक चक्र। दूसरा क्या होता है? कीर्ति चक्र। और थर्ड क्या होता है? शौर्य चक्र। किसी भी एग्जाम के लिए सब क्वेश्चन हो जाते हैं। तो उस समय राजेंद्र सिंह ने कहा, चूंकि हरि सिंह के थे, आर्मी के उच्च अधिकारी थे, इन्होंने उनको सलाह दिया कि आप यहां से जाइए, और वो जम्मू चले आए और अपने पूरे लाव लश्कर के साथ चले अपने जम्मू चले आते हैं। और वहां का भार, क्योंकि समस्या ये थी कि सेना के भी लोग जो भी 50% थे, उन कबायलियों से तालमेल हो गया था। अपने सेना पर भी विश्वास नहीं रह गया था, जो हरि सिंह की सेना थी, जो भी उस कम्युनिटी के लोग थे। एक घटनाएं बारामूला में हुई। बारामूला में होने के बाद से जम्मू में हरि सिंह थे, उनको सब जानकारी मिल रही थी। भारत सरकार से रिक्वेस्ट किए कि हमारे सुरक्षा के लिए, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए आप सेना भेजिए। उस समय देसी राज्यों का जो भी ये विलयन का काम था वो सरदार पटेल का था और उनके सेक्रेटरी थे वीपी मेनन। लेकिन जो गवर्नर जनरल थे वो माउंटबेटन थे और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे उस समय वो जिन्ना थे। आर्मी चीफ जो उस समय हेड था वो दोनों का एक ही था, ऑकिन लेक, इंडिया का और पाकिस्तान का दोनों का एक ही था। लेकिन पाकिस्तान का जो हेड था वो ग्रेसी था। जब भारतीय सेना जब गई है, हालांकि उससे पहले ही जब इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सेना को भेजा जाए, भारतीय सेना को, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि कश्मीर तो अलग है, भारत का पार्ट नहीं है, अभी हम कैसे भेज सकते हैं। इस स्थिति को देखने के लिए जो इंडिया के उस समय हरि सिंह के जो प्रधानमंत्री थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के तीसरे चीफ जस्टिस हुए, मेहर चंद और बीपी मेनन, दोनों आदमी गए कश्मीर की सिचुएशन को देखने के लिए।
लेकिन इन लोगों को जल्दीबाजी में लौटना पड़ा 25 तारीख को ही, 25 अक्टूबर को ही, कि कहीं डर था कि श्रीनगर पर कब्जा मत हो जाए और फिर हम लोग को लौटने में मत दिक्कत हो जाए। ये लोग सीधा आए दिल्ली और दिल्ली के आदेश पर ये लोग पहुंचे जम्मू में हरि सिंह के पास, कहे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन है इस पर साइन कीजिए, अन्यथा जो घटना बारामूला में हुआ है ठीक वही चीज श्रीनगर में होने जा रहा है, उतने ही अत्याचार होंगे। और श्रीनगर के लोग काफ़ी डरे हुए थे। तब जाकर के हरि सिंह साइन किए 26 अक्टूबर को। और बड़े ही ऐतिहासिक लाइन है। हरि सिंह अपने एडीसी को बोलते हैं, एडीसी एक पोस्ट होता है, इसको एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नहीं समझिएगा, एक फ्रेंच वर्ड है एड डे कैंप। तो अपने एडीसी को अपना रिवॉल्वर निकाल के दिए और कहे कि अगर कल तक भारत की सेना अगर श्रीनगर नहीं पहुंचती है तो मुझे गोली मार देना। सवेरे रात में वो लेटर पहुंचता है जो दो पेज का है, वो जिसे विलय होता है, वो पहुंचता है सरदार पटेल के सामने, नेहरू के सामने और लॉर्ड माउंटबेटन के सामने। लॉर्ड माउंटबेटन थोड़ा सा ना नुकुर करते हैं और कहते हैं कि संसाधनों की कमी है। पंडित नेहरू थोड़ा से विनम्र आदमी है, इसका जवाब नहीं देते हैं, लेकिन पटेल कहते हैं कि साधनों की कमी है तो कोई बात नहीं, हम भूखे रह लेंगे, सेना को भेजा जाए तत्काल। और सेना जाती है और ठीक है, फिल्मी स्टाइल में होता है कि पूरे कश्मीर को, वहाँ श्रीनगर को पाकिस्तानी कबायली और आर्मी घेरे हुए है और ये लोग एयरपोर्ट पर हमारी सेना उतरती है। उसी समय जिन्ना भी जो वहाँ का चीफ स्टाफ है, ग्रेसी है, ग्रेसी को बुलाते हैं और कहते हैं कि भारत पर कार्रवाई करो। क्योंकि दोनों का सेना का जो टॉप मोस्ट हेड है वो एक ही है, ओकिन लेक है, वो उनके आदेश को नहीं मानता है और कहता है कि मैं अभी अपने हेड से पूछूंगा। और जो ओकिन लेक है इसे इनकार करता है कि नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर साइन हो चुका है, हरि सिंह का साइन हो चुका है और ये माउंटबेटन का भी साइन हो चुका 27 तारीख को सुबह। और सेना वहां पहुंचती है और इस ढंग से जाकर के हमारी सेना पहुंच रही है और श्रीनगर की रक्षा कर रही है। और श्रीनगर की रक्षा में ये जो सैनिक कार्रवाई हो रहा है लगभग 14 महीने चलता है। 47 के 2 महीने, 3-4 दिन जो है सो, और 48 का पूरे 1 साल। और तब जाकर के एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जो आज जहां दिखाई दे रहा है वो बनता है। कहानी में टर्न कहां आती है थोड़ा सा देख लीजिए। क्योंकि वहां मुस्लिम पॉपुलेशन है और माउंटबेटन चूंकि ये कहते हैं कि प्लेबिसाइट, जनमत संग्रह जो हुआ है वह जूनागढ़ में भी हुआ है, इसलिए कश्मीर के भविष्य का निर्धारण जनमत संग्रह से होगा। ठीक है, माउंटबेटन बोले कोई बात नहीं। इस पर जिन्ना बुलाते हैं, नेहरू तैयार भी होते हैं पाकिस्तान जाने के लिए, माउंटबेटन भी, सरदार पटेल रोकते हैं कि हमको जाने की आवश्यकता है, आप क्यों जा रहे हैं, हमला करने वाला पाकिस्तान है, उसको हम प्रॉपर जवाब दे दिए, अपनी सेना का इस्तेमाल करके भगा दिए, आना होगा तो वो मेरे पास आएगा, हम क्यों जाएं पाकिस्तान। बड़े ही अच्छे और बड़े ही जायज जवाब थे उनके। फिर 1 नवंबर को लॉर्ड माउंटबेटन जाते हैं और जिन्ना जनमत संग्रह की बात करते हैं 1 नवंबर 1947 को। सबसे बड़ी गलती पंडित नेहरू से होती है 2 नवंबर को, कि वो भी ये बात बोल देते हैं कि कश्मीर के भविष्य का निर्धारण जनमत संग्रह से होगा। यही एक टर्निंग पॉइंट है। अब इसके लिए इतिहास भी उनको माफ नहीं करता है, कई लोग उनको पकड़ते भी हैं, लेकिन हर आदमी का अप्रोच होता है। क्योंकि नेहरू को ये लग रहा था कि हमने साम्राज्यवाद की विरुद्ध लड़ाई लड़ी है, 100 साल तक संघर्ष किया है लगभग, तो इतने के बाद हमको फिर कोई दूसरा राज्य हम कब्जा कर रहे हैं। लेकिन सरदार पटेल इस मामले में बड़े ही यथार्थ वाले थे। कई जगह आपको लगेगा कि नेहरू कुछ ज्यादा ही आदर्श लिए हुए थे और ज्यादा ही स्वप्नजीवी थे, कई जगह आदर्श की बातें उस हद तक पहुंच जाते थे। और यही एक टर्न होता है कि आज भी लोग प्लेबिसाइट की बात करते हैं। फिर भी जब नेहरू इस मामले को यूएन में ले जाते हैं, तो जब आप यूएनओ का कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे
तो वहां पर चैप्टर वाइज है, एक चैप्टर 7 है और एक चैप्टर 6 है। तो चैप्टर 7 में ये है कि जो भी सिक्योरिटी काउंसिल का डिसीजन होगा वो हमको मानना पड़ेगा, और चैप्टर 6 में जो आर्टिकल 33 से लेकर 38 तक है इवन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, तो उसमें ये है कि कोई बाध्य नहीं है कि वहां का जो फैसला वो हम माने ही। नेहरू ने चैप्टर 6 के तहत यूएन में इस मामला को डाला, एक बहुत अच्छी बात थी। चैप्टर 7 के तहत नहीं डाला, चैप्टर 6 के तहत डाला, और अंततः ये मामला का समाधान हुआ 2019 में। सबसे बड़ी बात रही कि हमने अपने 1100 सैनिकों को गंवाया, पाकिस्तान ने अपने 4000 सैनिकों को गंवाया, और आज जो लाइन ऑफ कंट्रोल है भारत के अन्य राज्यों के तरह इस सरकार के द्वारा उसी रूप में आज शामिल है। लगभग मोटे तौर पर कश्मीर का यही आज तक का है। और एक बात और अच्छी बात है कि पहले वहाँ जो भी SC ST समुदाय के लोग थे वहाँ उन लोगों को वोटिंग राइट नहीं था। अभी जो 114 सीट है, 24 सीट छोड़ दिया गया है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए, लेकिन जो 90 में जो 16 सीट है 7 और 9 वो उस समुदाय के लिए है जो लोग कभी वोटिंग राइट भी नहीं थे, वो लोग वहाँ इलेक्शन लेकर के जीतेंगे। जो कि हमारे लोहिया कहते थे कि एक जमाना था कि महाराजा और महारानी राज किए, अब बेस्तर और बेस्तरानी करेंगे। खैर एक समाजवादी सोच थी, अच्छी बात है, सबको राइट मिलनी चाहिए। और आज वो लोग भी जो निचले पायदान पर हैं उन लोगों को वोटिंग राइट मिला हुआ है, वो पॉलिसी मेकर्स होंगे और वहाँ के समस्याओं का समाधान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।